अब एक हेडिंग डाल दो, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स, इंटरनेशनल रिलेशन एंड वर्ल्ड पॉलिटिक्स। अंतरराष्ट्रीय राजनीति, अंतरराष्ट्रीय संबंध और विश्व राजनीति सभी एक हैं। बोलो जी डली। अंतरराष्ट्रीय राजनीति, अंतरराष्ट्रीय संबंध और विश्व राजनीति एक है। सुनो मैं बता दूं, नहीं, इंटरनेशनल इंटरनेशनल पॉलिटिक्स इज द पार्ट ऑफ इंटरनेशनल रिलेशन। रिलेशन इज द वाइड कंसेप्ट। इंटरनेशनल रिलेशन वह एक मेथड है, समझ रहे हो, बट केवल इंटरनेशनल फॉरेन पॉलिसी ही इंटरनेशनल रिलेशन में नहीं आएगा। जैसे जस्ट लाइक 1991 तक इंडिया की फॉरेन पॉलिसी यूएस के साथ नहीं चली, लेकिन रिलेशन था ना, कल्चरल रिलेशन था ना। देखो ये ए स्टेट है और ये स्टेट बी है, ठीक। अब इसके 4 पार्ट लगा ले और इसके 4 पार्ट, पॉलिटिकल, सोशल, इकोनॉमिकल एंड अदर। क्लियर? पॉलिटिकल, सोशल, इकोनॉमिकल एंड अदर, ठीक। ये है आपका इंटरनेशनल पॉलिटिक्स। इंटरनेशनल पॉलिटिक्स इज द पॉलिटिकल रिलेशन बिटवीन टू स्टेट, ठीक। यानी 2 राज्यों के बीच राजनीतिक संबंध क्या है? इंटरनेशनल पॉलिटिक्स है, ठीक। बट ये है आपका आईआर, ये है आईआर, यानी अंतरराष्ट्रीय संबंध, यानी इंटरनेशनल रिलेशन क्या है? ऑल रिलेशन बिटवीन टू स्टेट, यानी अंतरराष्ट्रीय संबंध 2 राज्यों के बीच सभी प्रकार के संबंध है। ये संबंध इकोनॉमिकल भी हो सकता है, ये संबंध क्या हो सकता है? सोशल भी हो सकता है, कल्चरल भी हो सकता है, पॉलिटिकल भी हो सकता है, स्ट्रेटेजिकल भी हो सकता है, तभी सभी प्रकार के हो सकते हैं। और उसमें से एक पार्ट है क्या? पॉलिटिकल रिलेशन। और यह पॉलिटिकल रिलेशन क्या होगा? इंटरनेशनल पॉलिटिक्स। इसलिए कहा जाता है कि इंटरनेशनल पॉलिटिक्स इज द पार्ट ऑफ आईआर। यानी आईआर का एरिया क्या है? वाइड है, यानी किसी भी प्रकार। अब आईआर ही है कि एनवायरमेंट इश्यूज आ गया, आईआर है कि आपकी इकोलॉजी आ रही है, आईआर है कि इंटरनेशनल पीस की बात की जा रही है। अगर पॉलिटिकल रिलेशन होता तो नहीं बात होती। आईआर ही है कि डायस्पोरा की बात होती है। डायस्पोरा समझ रहे हो? डायस्पोरा नहीं समझ रहे? डायस्पोरा का मतलब होता है प्रवासीय भारतीय। एनआरआई जो किसी देश में है वो भी आपके इस रिलेशन को इंपैक्ट डाल रहे हैं। समझ में आई बात? ठीक, यहां तक समझ में आ गया कि इंटरनेशनल पॉलिटिक्स और इंटरनेशनल रिलेशन अलग अलग है। जबकि इंटरनेशनल रिलेशन का एरिया क्या है? बहुत वाइड है। और पॉलिटिक्स का एरिया क्या है? नैरो है, या स्मॉल पार्ट ऑफ अंतरराष्ट्रीय राजनीति, अंतरराष्ट्रीय संबंध का एक छोटा सा एरिया है। क्लियर? यहां तक समझ में? अब वर्ल्ड पॉलिटिक्स है। वर्ल्ड पॉलिटिक्स के नीचे होती है नेशनल पॉलिटिक्स, उसके नीचे होती है रीजनल पॉलिटिक्स, इसके नीचे होती है
लोकल पॉलिटिक्स। हो गया? नहीं समझ में आ रहा? देखो सुन लो, बस रीजन हम बता दे रहे क्या है। ये नेशनल पॉलिटिक्स, रीजनल पॉलिटिक्स और लोकल पॉलिटिक्स इसलिए है क्योंकि नेशनल गवर्नमेंट है, रीजनल गवर्नमेंट है, लोकल गवर्नमेंट है, बट वर्ल्ड गवर्नमेंट नहीं है और ना होगी कभी। क्योंकि वर्ल्ड गवर्नमेंट का होने का मतलब कि स्टेट की सॉवरेंटी लूज कर जाएगी, तो ये तो कभी आएगी ही नहीं। इसलिए हमेशा ध्यान रखिएगा कि ये चीज कभी नहीं आएगी। बस ये फैशन वर्ड्स है, वर्ल्ड पॉलिटिक्स। वर्ल्ड पॉलिटिक्स करके अपने आप को पर्सन क्या कहता है, इंटेलेक्चुअल प्रूफ करता है, जबकि ये मीनिंगलेस है। भाई नेशनल पॉलिटिक्स होती है तो नेशनल गवर्नमेंट होती है, रीजनल पॉलिटिक्स होती है तो रीजनल गवर्नमेंट है, लोकल पॉलिटिक्स है यानी लोकल बॉडीज की गवर्नमेंट है। इसलिए ये तीनों तो इस्टेब्लिशमेंट है। लेकिन वर्ल्ड पॉलिटिक्स कौन बनाएगा? अगर वर्ल्ड पॉलिटिक्स का इस्टेब्लिशमेंट कर दिया जाए, विश्व सरकार की स्थापना कर दी जाए, तो क्या कोई भी स्टेट, विश्व के कोई भी स्टेट, जितने भी स्टेट हैं, क्या अपनी सॉवरेंटी को छोड़ने के लिए तैयार होंगे? तो विश्व सरकार, और आप लोग के दिमाग में कंफ्यूजन क्या है, आप लोग यूएनओ को एक वर्ल्ड गवर्नमेंट मान लेते हैं, जबकि यूएनओ वर्ल्ड गवर्नमेंट नहीं है। यूएनओ कुछ कर नहीं सकता। अगर कोई चीज अगर करना चाहे तो यूएनओ कुछ नहीं कर सकता। यूएनओ के पास इतनी कैपेबिलिटी नहीं है, यूनाइटेड नेशन के पास, कि वह कुछ कोई डिसीजन ले सके। वह बहुत क्या कर सकता है, किसी स्टेट पर इकोनॉमिकल बैन लगा सकता है। अगर स्टेट के पास कैपेबिलिटी है, स्टेट के पास, अब इकोनॉमिकल बैन लगा के क्या कर लेगा अमेरिका का? वो अगर अमेरिका हाथ खड़ा कर दे तो यूएनओ अपनी सैलरी नहीं पाएगा, क्योंकि टोटल बजट का 23% पैसा अमेरिका देता है, 17% जापान देता है, 2% इंडिया देता है, पाकिस्तान ये पहले 1% था, जब मोदी आए तो 2% किए हैं, यानी मीन्स कि 23%। अब हाँ, सबसे बड़ा डोनर यही है। 25% से ऊपर कोई दे नहीं सकता है, 23% कौन दे? तब इधर बढ़ गया होगा, समझ रहे हैं? तो इंडिया का 2 ही है ना। तो पोजीशन क्या है कि अब 23% देगा तो यूएनओ अपना एक्शन शुरू करेगा। तो क्या यूएनओ के पास इतनी कैपेबिलिटी है? इसलिए जॉर्ज बुश की एक बात बताता हूं, जब इराक पर अटैक करना था अमेरिका को, केमिकल वेपन्स का ब्लेम लगाकर सद्दाम हुसैन को अरेस्ट करना था और अटैक करना था, तो जॉर्ज बुश ने कहा कि अगर संयुक्त राष्ट्र हमें इराक पर अटैक करने की परमिशन नहीं देता है तो हम यूनाइटेड स्टेट का वही हाल कर देंगे जो लीग ऑफ नेशन का था। समझ रहे? तो ये जो पोजीशन है, ये जो स्थिति है, उस स्थिति में क्या लगता है आपको कि वर्ल्ड पॉलिटिक्स का फॉर्मेशन नहीं है? क्योंकि वर्ल्ड पॉलिटिक्स का मतलब कि अगर वर्ल्ड गवर्नमेंट का फॉर्मेशन हो जाएगा तो कोई भी स्टेट अपनी सॉवरेन पावर को लूज करके किसी सुपर पावर के अंडर में अपनी या उसकी सबऑर्डिनेट को एक्सेप्ट करेगा? क्योंकि डिक्लाइन ऑफ सॉवरेनिटी लूज ऑफ स्टेट है, यानी सॉवरेनिटी का पतन होता है तो
इसीलिए कहा जाता है कि सॉवरेंटी इज द मॉडर्न एंड इंपॉर्टेंट एलिमेंट ऑफ द स्टेट। समझ रहे हैं? इसलिए कोई भी स्टेट इंटरनेशनल लेवल पर अगर ट्रीटी करता है तो उस ट्रीटी के पीछे एक ऑब्जेक्ट होता है कि वह उसी लेवल तक जा सकता है जिस लेवल तक उसकी सॉवरेंटी मेंटेन रहे, उससे नीचे वो नहीं जाएगा। इसलिए अगर आपको क्या लगता है कि डोकलाम लद्दाख में चाइना अटैक करता है और आपकी 1 फीट जमीन को लेता है, तो चलिए कोई बात नहीं है। 1 फीट का मतलब नहीं है 1 फीट इक्वल टू सॉवरेन एरिया है। समझ रहे हैं? वो 1 फीट इतनी जमीन नहीं है भारत को लेकर, वो भारत की सॉवरेन एरिया है, भारत की सॉवरेन पोजीशन है। और वहां पर अगर कमजोरी, तो इसका मतलब कि भारत की प्रभुसत्ता या सॉवरेंटी लॉस कर रही है। क्लियर हो गया? अब आइए, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स को लेकर 2 प्रकार का कंसेप्ट है। 2 प्रकार का कंसेप्ट है। एक है इंटरनेशनल पॉलिटिक्स इज द पावर स्ट्रगल, 2 है, ये तो हमारे पास है डाटा 2014 में बता। क्यों? इसका रीजन बता रहे हैं क्यों किया गया, क्योंकि परमानेंट मेंबरशिप चाहिए थी इंडिया के काउंसिल की, इसलिए बढ़ाया इंडिया ने अपना। और दूसरी बात, इससे इंडिया अपनी इकोनॉमिकल साख भी बढ़ा रहा है। दूसरे तरफ एक तरफ भिखारी बने हो और दूसरे तरफ चांदी का कटोरा बांटोगे, कहोगे ठीक है। इंटरनेशनल पॉलिटिक्स को लेकर 2 प्रकार का कंसेप्ट है। ठीक, एक है पावर स्ट्रगल, ठीक, और ये कंसेप्ट है रियलिस्टिक थॉट का, ठीक, मीन्स यथार्थवादी विचार। और दूसरा है स्टडी ऑफ फॉरेन पॉलिसी। ये है फेलिक्स ग्रॉस का कंसेप्ट है, यानी 2 तरीके से समझा, ठीक। और ये दोनों कंसेप्ट इनकम्प्लीट है, ठीक, ये दोनों इनकम्प्लीट कंसेप्ट है, ठीक है। अगर सिर्फ पावर स्ट्रगल है, क्लियर, तो क्या इंटरनेशनल लेवल पर कोऑपरेशन नहीं है? इसका मतलब कि रियलिस्टिक थॉट केवल स्टडी ऑफ 1 डायमेंशन है, यही है ना? यही अंतरराष्ट्रीय राजनीति में सिर्फ संघर्ष ही नहीं है, कोऑपरेशन भी है। और जो लोग कहते हैं कि इंटरनेशनल पॉलिटिक्स क्या है, पावर स्ट्रगल है, तो वो दूसरे डायमेंशन को क्या कर रहे हैं? इग्नोर कर रहे हैं। समझ रहे हैं कि नहीं? दूसरी बात कि स्टडी ऑफ फॉरेन पॉलिसी, फॉरेन पॉलिसी इज द इंपॉर्टेंट एलिमेंट ऑफ द इंटरनेशनल पॉलिटिक्स, बट देयर इज नो ओवरऑल एक्टिविटीज ऑफ इंटरनेशनल पॉलिटिक्स। एक इंपॉर्टेंट एरिया है लेकिन एब्सोल्यूट नहीं है। इसलिए कहा जाता है कि इंटरनेशनल रिलेशन जो है, अंतरराष्ट्रीय संबंध है, वह अभी स्टेबल नहीं है, क्योंकि हमारे पास जो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स है वो मात्र 75 ईयर्स ओल्ड है, क्योंकि 1945 से ही आ रहा है। क्योंकि अब तक अगर इसके पहले अगर सिर्फ इसको हम मान ले तो 1945 के पहले ये पावर स्ट्रगल सिर्फ यूरोप में ही दिख रहा था। इसलिए इंटरनेशनल पॉलिटिक्स यूरोपियन हिस्ट्री थी या यूरोपियन पॉलिटिक्स थी। अब यह पावर स्ट्रगल सिर्फ यूरोप तक ही सेंट्रलाइज नहीं है, बल्कि कहां हो गया? पूरे वर्ल्ड लेवल पर हो गया, है कि नहीं? क्लियर? तो इस
पोजीशन को या इस कंडीशन को लेकर यह एक डायमेंशन है। अब इस फॉरेन पॉलिसी का जो स्पिरिट है या हार्ट जिसे कहेंगे, जिस पर फॉरेन पॉलिसी बनती है, वह है नेशनल इंटरेस्ट। नेशनल इंटरेस्ट इक्वल टू क्या है? नेशनल, राष्ट्रीय हित, नहीं, एकता अखंडता। अब आइए